इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। विपक्ष की मांग के बाद सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हुई और इसको लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत भी हुई। लोकसभा में इस पर जमकर वार पलटवार भी हुआ। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि सीजेआई को चयन समिति से क्यों हटाया गया, क्या हमें सीजेआई पर विश्वास नहीं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें सरकार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के चलते उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति में कहा कि उनकी आवाज ही नहीं है क्योंकि संख्या बल कम है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने में इतने उत्सुक क्यों हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को नियंत्रित करने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि देश में होने वाले चुनाव की तारीखें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के अनुरूप ही तय की जाती हैं। एसआईआर पर कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने इस दौरान अपना जब वो संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने 3 मांग भी की। राहुल गांधी ने जो 3 मांग की वो आप देखिए। पहला, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। और तीसरा, कि हमें ईवीएम देखने के लिए दी जाए। वोट चोरी एंटी नेशनल काम है। हम महान लोकतंत्र हैं, सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती है। इसके साथ ही राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने 3 सवाल भी किए। पहला सवाल उन्होंने किया, चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया। दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों। और तीसरा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएं। ये राहुल गांधी ने 3 सवाल भी पूछे अपने संबोधन के दौरान आज लोकसभा में। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। जो ये खुलकर नहीं कर सकते हैं वो एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में जो चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई उसके दौरान कहा। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी टीएमसी भी काफी विरोध कर रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव अगले साल वहां पर होने वाला है। एसआईआर की प्रक्रिया वहां भी लागू है, तो वो भी लोग मुखर हैं। कल्याण बनर्जी ने मोर्चा संभाला टीएमसी की तरफ से चर्चा में और कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। सीधा आरोप कि उनके समर्थकों का वोट काटा जा रहा है और इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर जो है वो गैर कानूनी है और साथ ही ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग भी कर डाली मनीष तिवारी ने। लेकिन दूसरी तरफ, चलिए ये विपक्ष की बात थी, सरकार की तरफ से बीजेपी के सांसद, फायर ब्रांड नेता कह सकते हैं, निशिकांत दुबे को, और ऐसे समय पर उन्हीं को आगे किया जाता है। निशिकांत दुबे ने आज मोर्चा संभाला लोकसभा में और कहा कि कांग्रेस ही देश में ईवीएम लेकर आई। उन्होंने कहा कि 1980 में कांग्रेस ही देश में ईवीएम लेकर आई थी। 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राहुल गांधी इसे लेकर आए थे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान यह तय हुआ कि ईवीएम आएगा। 1961 और 1970 के सिलेक्ट कमेटी के कांग्रेस अध्यक्ष ही थे और इन दोनों रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि एसआईआर की आवश्यकता है। 1961 में कहा गया कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, ये निशिकांत दुबे ने कहा। यानी कि कुल मिलाकर लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप देखने और सुनने को मिला। अब राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होनी है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि लोकसभा में चर्चा, फिर राज्यसभा में चर्चा, यानी कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद
एसआईआर पर क्या कोई सहमति बनती दिखाई देगी या बन पाएगी? इस चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी? एसआईआर पर अब कोई सवाल तो नहीं उठेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसी को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने पैनल्स के जरिए। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कहा और फिर एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कहना है। एसआईआर को लेकर के विपक्षी इसलिए परेशान हैं कि बिहार में एसआईआर जब हुआ उसके उपरांत विधानसभा के चुनाव हुए, लगभग 65 लाख वोट जो अवैध थे, घुसपैठियों के थे, मृतकों के नाम दर्ज थे या छोटे बच्चों के नाम दर्ज थे, उनके नाम निर्वाचन आयोग ने पृथक किए मतदाता सूची से। एक भी कंप्लेंट आपको मिला हो? आप सब यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, समाचार चैनलों में हैं, समाचार पत्रों में, क्या कोई कंप्लेंट आपको बिहार की किसी मीडिया में दिखाई दी है? आप बताओ भैया। नहीं दिखाई दी। तो 65 लाख लोगों में से कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो जो अवैध लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो मृतक हो गए हैं या जो बच्चों के वोट बना लिए हैं इन लोगों ने, उन लोगों को सूची से पृथक किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं और हर स्थिति में शुचिता पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची बने और लोकतंत्र की शुचिता बनी रहे। जैसे मन की शुद्धता के लिए योग की आवश्यकता है, वैसे ही लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर की आवश्यकता है। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। मनीष तिवारी ने भी कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए, यानी कि ईवीएम पर शंका है और इसको लेकर ये सारी बातें की जा रही हैं। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया, बीच में हंगामा भी हुआ, उन पर सवाल भी उठे और उसके बाद अब चर्चा जो हुई उसमें राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया जो के नाम पर जो एसआईआर कराया जा रहा है वो वोट चोरी के लिए कराया जा रहा है। बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी इन दोनों राज्यों में वोट चोरी हुई है और उसी के आधार पर यहां पर चुनाव जीते गए हैं। विपक्ष की तरफ से यह कहना है कि कोई आया नहीं सामने। बिहार में एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे और जो बातें उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, उसमें किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया जिनका नाम कटा कि जानबूझकर काटा गया या इस पर। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन क्या चर्चा के बाद कोई सहमति बन पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और किसी निष्कर्ष पर संसद की चर्चा पहुंच पाएगी ऐसा लोकसभा में चर्चा के दौरान तो नहीं लगा। सरकार अपनी बात कहती दिखाई दी, विपक्ष अपना मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये दो प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाला है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब ये एक सवाल उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश में भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कल एक चिट्ठी भी अपने प्रदेश के लोगों के नाम लिखी और पब्लिक डोमेन में रखा कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो घुसपैठियों की पहचान भी की जा रही है।
और घुसपैठी जो पहचान किए जा रहे हैं, जो अवैध ढंग से कब्जा करके रह रहे हैं, उन इलाकों को नोटिस देकर उन्हें हटाया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से हटेंगे तो वो कहीं न कहीं जाकर रहेंगे। तो ऐसे में अपने प्रदेश के लोगों से उन्होंने कहा है कि वो जो भी किराएदार हैं, अगर उनके यहाँ रहने जाते हैं या काम करने के लिए किसी को रखते हैं, तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल वो कर लें। यानी कि अब ये फाइनल डिसीजन एक तरह से उत्तर प्रदेश का कि घुसपैठ जिन लोगों ने की है या अवैध ढंग से जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को हटाना है और इसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इस पर विपक्ष का सवाल है और यही सवाल अखिलेश यादव सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने जो बातें उठाई थी आज लोकसभा में, यही बात उठाई थी कि SIR के नाम पर ये जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनके समर्थकों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जा रहा है। ये घुसपैठ का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असल बात यह है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि असल ये है कि SIR के नाम पर, SIR के जरिए जो शुद्धिकरण कहा जा रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें से उन लोगों का नाम हटाया जा रहा है जो कि विपक्ष के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यही बात कह रही हैं। तो इसको लेकर अब संसद में चर्चा की मांग भी उठ रही थी। पूरा का पूरा मॉनसून सत्र इसी में वॉश आउट हो गया। विपक्ष मांग करते रहा, सरकार की तरफ से ये तैयार सहमति नहीं बन पा रही थी। अब शीतकालीन सत्र में यह सहमति बनी और उसके बाद वंदे मातरम पर कल चर्चा लोकसभा में हुई और आज चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई लोकसभा में। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है कि लगातार ये बातें उठ रही हैं चुनाव सुधार को लेकर और इसके साथ ही SIR की प्रक्रिया को लेकर, और उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल है, केसी जैन साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के चर्चा में जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। डॉक्टर सौरभ झा भी हमारे साथ इस चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। शुरुआत आशीष मिश्रा जी, लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि चुनाव सुधार को लेकर और SIR को लेकर चर्चा हो। मॉनसून सत्र में भी ये चर्चा हुई, हंगामा हुआ, चल नहीं पाया, अब सहमति बनी, आज चर्चा भी हुई लोकसभा में। क्या इस चर्चा से आप संतुष्ट हैं? लग रहा है कि कोई न कोई एक आम सहमति, एक निष्कर्ष निकलेगा संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद? सिंह साहब, आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित हमारे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने अगर कोई सकारात्मक कदम उठाया है तो उसका स्वागत करते हैं कि चर्चा के लिए देर सवेर तैयारी की है। भले मानसून सत्र धुला, उसके बाद जो समय बर्बाद हुआ, ये देश के जनता के टैक्स के पैसों से चलता है संसद। तो देर सवेर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बात को माना कि नहीं ठीक है, SIR पे चर्चा की जानी चाहिए और चुनाव के विषय में जो संबंधित प्रश्न विपक्षी दलों के मन में है उस पर एक बार चर्चा हो, तो उन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। निश्चित तौर पर पहले दौर में हम उसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि राहुल जी ने आज जिन जिन संसद में मुद्दों को उठाया है, सरकार उसको गंभीरता से ले और उस पर कोई विचार करे। अगर इस पे विचार किया जाता है तो ये एक जीवित लोकतंत्र के लिए अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा जो विश्व इसका संज्ञान लेगा। आपको भी लग रहा है कि SIR के तहत जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं या सेलेक्टिव ढंग से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, अगर इस तरह देखा जाए तो हर एक कर्मचारी, हर एक व्यक्ति एक समान नहीं होता। मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि सरकार की मंशा खराब है या सरकार जानबूझ के गलत कर रही है, लेकिन अगर निचले स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से उनको कहा जाता है घर घर जाओ, अगर वो एक जंगल में या फिर गार्डन में, ग्राउंड में जाके बैठ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संदेह का विषय है। इस वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान को लिखा तो उन्होंने वोट का अधिकार दिया, तो उनका मूल मकसद ये था हर व्यक्ति को मत का अधिकार होना चाहिए और उनके मत के अधिकार के नाते देश में एक अच्छे जीवित लोकतंत्र की परिभाषा गठित की जा सकती है।
तो अगर नीचे के कर्मचारी जो है लापरवाही कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो सवाल उतना ही लाजमी है और सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा ना, क्योंकि आपने किसी के पैर में जीपीएस मीटर थोड़ी बांध रखा है, हम उसको ट्रैक कर सके कहाँ जा रहा है। लेकिन जो लोगों के मन में प्रश्न उठ के आ रहे हैं, और आपने ही देखा होगा, भले हमारे मित्र या सहयोगी दल के लोग कहते हों कि बिहार में कुछ देखने को नहीं मिला, नहीं, आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा है बिहार में कितने लोग थे जो ये कहते रह गए कि हमारे यहाँ तक तो कोई आया ही नहीं, बाद में हमने भर के दिया, हमारा नाम ही नहीं आया है। तो कोई भी अपने वोट मताधिकार से वंचित ना रहे, हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना सा है, सरकार जो काम करेगी देश हित में हम उसके साथ में खड़े हैं। ठीक है, केसी जैन साहब, पहले तो ये कि जो चर्चा चल रही है, आज जो चर्चा हुई, उस चर्चा से कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आया, आपको लग रहा है? देखिए आनंद जी, पहली बात तो यह है कि जो गंभीर विषय है प्रदेश के, देश के विकास के लिए, जिन पे चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए, उस महत्वपूर्ण समय को जिस तरीके से हो हल्ला करके विपक्ष लगातार बर्बाद कर रहा है, बल्कि पहले दिन से ही हंगामा हो रहा है और लगातार, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, और प्रदेशों में भी अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जो मुख्य धारा से जुड़े हुए जो भी राजनेता या पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार जनता को चिताने का काम कर रहे हैं। जनता के साथ साथ विपक्ष को जवाब भी देने का काम माननीय अमित शाह जी ने और सरकार ने लगातार उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया। अभी प्रश्न आया कि भाई 65 लाख मतदाताओं के काट दिए गए। अरे 65 लाख लोगों को के नाम काटे गए, उसमें से कई लाख लोगों के नाम जोड़े भी गए। तो ये जो चुनाव सुधार है और इसके अंतर्गत जो गहन परीक्षण वोटर लिस्ट का चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि भाई जिन लोगों के नाम नहीं है उनके नाम जुड़ने चाहिए, जिनके नाम अनावश्यक लिस्ट में पड़े हो कटने चाहिए। एसआईआर को लेकर के इतनी आपातापी क्यों है वेस्ट बंगाल में? ममता जी को क्यों सामने आना पड़ रहा है कि नहीं होने देंगे? किस तरीके से कहा कि भाई आपके घर में कोई आए तो उसको भगा दीजिए, इसलिए जो बीएलओज है वहां पर उनके साथ में वहां पे हाथापाई भी हो रही है। जिस तरीके से ममता जी ने वहां भड़काने का काम किया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग वहां पे पूरा सहयोग कर रही है और वहां पे कोई अप्रिय घटना नहीं होने पा रही, अलग बात है, लेकिन लगातार ममता जी ने इसे जनता को भड़काया। और देखिए कि लेकिन अब ये है, नहीं मैं बस खत्म कर रहा हूं। जो लोग वहां बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि हम 25 साल से आ रहे हैं, कोई कह रहा है 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब 30 साल से रह रहे हैं, किस एज में वो यहाँ पर आए होंगे। और वो ये भी कह रहे हैं हमारा वोटर कार्ड नहीं है, हमारा वोटर कार्ड नहीं। वो कहते नहीं, कहते मैंने पिछले चुनाव में वोट डाला। वो ये भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, या तो उनकी डेथ हो गई है या वो यहाँ से पलायन कर गए, उनके नाम पे वोट डाला ना उन लोगों ने, जाहिर सी बात है। तो अगर उन लोगों के नाम हट रहे तो इसमें दिक्कत क्या? फिर कहीं ना कहीं उनके नाम जुड़े। अगर वो यहाँ से पलायन कर गए या कहीं पे और शिफ्ट हो गए, लंबे समय से कहीं रह रहे, एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, काम किस सिलसिले में लोग जाते हैं, दूसरे शिफ्ट होकर के रह जाते हैं, तमाम सारे लोग अपनी रोजी रोटी के जरिया बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है आप जो कह रहे हैं, इस पर शायद किसी की असहमति नहीं है कि जो अवैध ढंग से रह रहे हैं या घुसपैठ करके आए हैं, चाहे जब आए हो, अभी के दौर में आए हो या पहले के दौर में आए हो, उनकी पहचान हो और उनको वहां से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन आपकी नीयत पर शक विपक्ष कर रहा है और आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। चर्चा जो सदन के अंदर हुई उसमें भी ऐसा लगा कि आप शायद उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं और आपके जो पॉइंट्स रखे गए हैं आपके गठबंधन के द्वारा, आपकी पार्टी के सांसदों के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो उनको प्रभावित नहीं कर पाया है। इसीलिए वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ये सेलेक्टिव रिवीजन कह रहे हैं। देखिए आनंद जी, इसका बहुत सीधा सा जवाब ये है कि खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखिए कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हर एक बूथ पे हमने अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैनात किए हैं और उन्होंने बाकायदा उसकी लिस्ट जारी की है।
बाकायदा प्रदेश के आधार पर एक एक जिले की, एक एक विधानसभा का उन्होंने प्रमुख बनाया है और भी तमाम सारी लिस्ट तैयार की। तो जब वो लिस्ट जारी किए हैं, उनके कार्यकर्ता बीएलओ के साथ साथ सहयोग कर रहे हैं, तो भाई उनका कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का भी कार्यकर्ता, अन्य पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखे कि भाई उनके वोटर न कटने पाए। तो ये समस्या कहां से कि भाई चिन्हित करके उनके वोटर को काटा जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिसका नाम रह जाएगा, अभी ये सिर्फ 8 तारीख तक जो कल तक था और उसको फिर 4 तारीख तक उसको बढ़ाया गया एक हफ्ते के लिए। तो देखिए उसके बाद में भी जो नाम रह जाएंगे, लिस्ट का प्रकाशन होगा, उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम फिर मिलेगा नाम घटाने बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में अगले 30 दिन का फिर आपको टाइम मिलेगा नेक्स्ट प्रकाशन के बाद में, संशोधन के बाद में। लेकिन कुछ उसमें एक आध कॉम्प्लिकेशन भी आया, मुझे भी देखने को मिला कि जैसे जो लोग रह रहे हैं पहले 2003 में वो वोटर नहीं थे, भले एज हो गई हो लेकिन वो वोटर लिस्ट में नहीं थे, वोट उन्होंने नहीं दिया। 2003 के डिवीजन के बाद वो वोटर लिस्ट में शामिल हुए किसी समय, पिछले चुनाव में उन लोगों ने वोट किया। अब उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। अब उनको देना है अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का। वो लोग 2003 के पहले गुजर चुके हैं। अब वो अगर महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं दे सकती जो कि 2003 में था। तो अब ऐसे में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है 10th का, या फिर जो 70s के समय में पैदा हुए हों उनके पास वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। अब वहां से कहा जा रहा है कि आप बनवा लीजिए, तो बनवाने फिर वही चीज है, स्थिति तो वही आ जाएगी, वहीं पर आ जाएगी। आनंद जी देखिए, केवल बर्थ सर्टिफिकेट तक के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं जिनके माता पिता का लिस्ट में नाम था, केवल वहां तक नहीं, बहुत सारी चीजें बीएलओज उसको साथ में चुनाव आयोग ने तमाम सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट किया। जो भी भारत देश का नागरिक है उसका नाम 2003 की लिस्ट में था तो नहीं था तो उसका नाम जुड़ेगा, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं नाम कटने की बात, तो देखिए पूरा समय मिलेगा। अगर मतदाता पुनरीक्षण लिस्ट आने के बाद में जो प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद आपको आपत्ति, तब भी आप फॉर्म 6, 7 सारे फॉर्म है, आप उसमें लोगों के नाम हटवा भी सकते हैं, जुड़वा भी सकते हैं, उसकी भी जांच के बाद में। ठीक है। तो उसमें किसी का नाम छूटने वाला है, लेकिन ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए आनंद जी, विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता है कि इस तरीके की चीजें कहीं पे कुछ नहीं है, केवल एक रूमर फैला रहे क्या कि अपनी हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे। और क्या लगता है कि एसआईआर की वजह से बिहार की सरकार गई क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी 2012 में चुनाव जीते, 2017 में चुनाव क्यों हारे, तब तो एसआईआर नहीं हुआ था। 2022 में चुनाव क्यों हारे, तब तो एसआईआर नहीं हुआ था। 2014 में लोकसभा चुनाव क्यों हारे, तब तो एसआईआर नहीं हुआ था, तब कांग्रेस क्यों हारी। 2019 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब क्यों चुनाव हार गए, और उसके बाद में 2024 में, तो कुल मिलाकर 2024 में फिर से अगर प्रधानमंत्री जी बन गए, फिर को दिक्कत थी। ठीक है, जरा आशीष जी से, हाँ आशीष जी इस पर जवाब देंगे। आशीष जी बस देखिए आनंद जी, इसके पहले तो एसआईआर नहीं था और इसके पहले में भी जाया गया, तो मायावती जी 2007 में चुनाव जीती। ठीक है, हम समझ गए। अब आशीष जी भी समझ गए होंगे आप जो कहना चाह रहे हैं। जरा आशीष जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आशीष जी देखिए, एक चीज और है आनंद जी कि कोई वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर बहन मायावती जी 2007 में चुनाव जीत सकती हैं, 200 प्लस सीटें ला सकती हैं, लेकिन आज की डेट में उनके पास एक विधायक है केवल, तो कोई क्या किसी का बंधुआ मजदूर है क्या? ठीक है, जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी उसको जनता पसंद करेगी, जनता उसको चुनेगी। ठीक है, ठीक है आशीष जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे मित्र किसी जैन साहब ने जो सरकार के बचाव के पक्ष में जो बातें कही, उसमें कुछ तथ्यों को उन्होंने छिपा लिया। जैसा आपने देखा होगा, प्रियंका जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने सब कुछ जिक्र करते हुए बताया कि नेहरू जी ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा, कब हुआ, सब कुछ बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वंदे मातरम का गान कहाँ क्या गाया गया था, वो कांग्रेस का अधिवेशन। तो ऐसे तथ्य रखने में हमारे मित्र भी थोड़े कमजोर पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले इन्होंने प्रश्न किया कि हो हल्ला विपक्ष के लोगों ने किया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए, बाद में नाम जोड़े गए। हमने कहा कि एक भी मतदाता का नाम न कट पाए, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। वो अगर मतदाता वहां पर है,
जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में डांट फटकार खाने के बाद इन्होंने आधार कार्ड को मान्य किया, तो कुछ दस्तावेज की बात थी कि बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, कुछ समस्या निजी हो सकती है, पलायन का मुद्दा हो सकता है कि लोग बाहर हों, उस समय अवेलेबल ना हो, लेकिन वो चुनाव का महत्व समझते हैं, चुनाव की पवित्रता, अपने मतदान की पवित्रता को समझते हैं, इसके लिए वो आते हैं, तो उनको वो मौका मिलना चाहिए। तो सरकार आनंद फानंद जो काम कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में 3 साल, अभी तक 2.5 साल 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है। आपने उन राज्यों में सुना कि एसआईआर की प्रक्रिया चालू कराई गई? हम कहते हैं कि जहां पे चुनाव आ रहा है वहीं पे आपको जल्दबाजी क्या हो जाती है, जबकि हमारा कहने का अर्थ सिर्फ ये है, और इनकी बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज का लाभ उठाना चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत समय पहले हुई थी, जितने मृतक वोटर हैं, जितने पलायन किए वो वोटर हैं, उन मतदाताओं को फर्जी मतदाताओं के माध्यम से किस प्रकार से वोट डाल लिए जाए इनके फेवर में, ये क्रम में ये लोग ये काम करते हैं। इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया हुआ है बाकायदा। अब दूसरी बात है, अप्रिय घटना इन्होंने जो बताई कि बड़ी अप्रिय घटना है बंगाल के मुद्दे को लेकर, बिल्कुल होगी। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश का कोई भी कर्मचारी, नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या किसी दबाव में आके कर रहा है तो दुख तो हमें होगा। आपको ममता बनर्जी जी का एंगल दिखता होगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके कहने का मकसद क्या था, उसके पीछे का वजह क्या था, आपने वो नहीं बताया। तो हम जिम्मेदारियों को समझते हैं, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हम कह रहे थे ना चर्चा कीजिए, आज चर्चा आप कर रहे हो, चर्चा पे हमने खुल के बात की है। हमने सीबीआई को निकालने की भी मुद्दे को बात रखी है, हमने विपक्ष के नेताओं को किस प्रकार से कमजोर किया गया है उसकी बात रखी है, हमने सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों होते। अभी ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यूं ही नहीं बताया है मैंने कि इन लोगों ने 2023 में जो बिल लेके आए उसके अंदर से किस प्रकार से इन लोगों ने चेंजेस किया। अब इसके बाद जो ये 45 दिन का डेटा की बात आ रही है, एक राजनीतिक दल है, व्यक्ति जीतता है, हारता है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक प्रत्याशी जब हारा हुआ होता है तो कितने मानसिक दबाव में होता है, पीड़ा में होता है, वो उसके दिल से पूछिएगा तो वो बता सकता है। यहाँ पे तो आपकी तो चापलूसी सब कुछ है। इस वजह से यही कारण था कि चुनाव आयोग कह रहा है कि पेनड्राइव का वजन ही कितना होता है। 45 दिन तक हम डेटा रखेंगे, 45 दिन के बाद हम सीसीटीवी फुटेज का डेटा सब हटा देंगे। अरे सीसीटीवी डेटा हमको मिलेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि हम जब एक बार हार से अगर हारे हैं तो उभर के आएंगे। जब हम जांच करने के लिए बैठेंगे तब मिलान करेंगे तो पता चलेगा ना कि एक बूथ पे 200 लोगों का वोट कैसे पड़ा, कौन है वो डालने वाला व्यक्ति, प्लस ब्राजीलियन मॉडल अगर कभी आएगी तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे देश की नागरिक नहीं है। इसी वजह से इन लोगों ने 45 दिन तक डेटा का सीसीटीवी का बात कहा। अब आता है ये जो इन्होंने कहा कि लोग यहां से वहां वोट डाल रहे हैं या हो जाता है। बिल्कुल हम सीसीटीवी की इसी के लिए मांग कर रहे हैं कि उसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि राकेश सिन्हा ने कब कहां पे वोट डाला था, कब कितने दिन में कहां पे वोट डाला, बड़ी चतुराई के साथ में। ये तो गजब का खेल है। एक फॉर्म भरिए, 6 महीना 8 महीना पहले कहीं आप, और एक जिम्मेदार व्यक्ति, वो कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं है, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अगर एक जगह से वोट डालता है, 6 महीने बाद जहां पे चुनाव है वहां पे नाम कटक वहां पे ऐड करा लेते हैं, वहां पे वोट डालते हैं। अब आई बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को देखिए मैं एक बड़े निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ में, कि चुनाव आयोग को खुद के विवेक का इस्तेमाल करके इस चुनावी प्रक्रिया में किस प्रकार से सुधार हो, पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में लेकर, निश्चित तौर पर जितना पक्ष साथ दे सकता है आपका, उतना विपक्ष भी आपको जरूरी है। विपक्ष आपके सुंदरता और जितनी पवित्रता आप बना के रखेंगे इस प्रक्रिया की, विपक्ष आपके साथ में होगा। और रह गई ईवीएम की बात, तो अखिलेश यादव जी की जब बात आती है, कहते हैं कि अखिलेश यादव जी 2012 का चुनाव जीते, 17 का क्यों हार गए, तो अखिलेश यादव जी ये भी तो कहते हैं हम ईवीएम से लड़के चुनाव लड़ेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ईवीएम से लड़के चुनाव लेकिन लड़ेंगे। आज उन्होंने कह दिया कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो सर वही बता रहा हूं मैं आपको, ईवीएम से चुनाव लड़के ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। आपने इनकी उस वक्तव्य को सुना होगा, उन्होंने बहुत पहले भी ये बात कही है कि ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि संपन्न प्रभुत्व देशों का यदि देखा जाए, उनको ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन ईवीएम, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ईवीएम को लेकर
आज निशिकांत दुबे ने कहा कि ये तो कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया, उन्हीं लोगों की ये सोच थी और जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे इसको लाया गया। बराबर है। अमेरिका में इसका मतलब तकनीक का विकास कम हुआ है, जापान में विकास कम हुआ है, स्विट्जरलैंड में विकास कम हुआ है, ठीक है। और निशिकांत दुबे जी के आप जानते हैं वो विवादित बोलों के लिए हमेशा रहते हैं और काफी दिनों से उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के दिल में कैसे अपना चेहरा एक बार फिर से चमका पाऊं, इसलिए उन्होंने कहा है। और रह गई बात ईवीएम की, जो संशय की भावना है उन लोगों के मन में ऑलरेडी पहले है। जैसे कि आप देखेंगे कि जहां पे लागू था और विकसित देश है, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, यहाँ पे ईवीएम था, उसे बंद किया गया। निशिकांत दुबे ने आपने एक भी बार सुना कि ये बात बताया कि ईवीएम को इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने किया, लेकिन बगावत भारतीय जनता पार्टी ने किया था, सुब्रमण्यम स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। उन्होंने एक बार नाम लिया क्या? नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो अपने, ठीक है, यानी कि ईवीएम फेल है, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग ये मानते हैं कि सही ढंग से, पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने में ईवीएम फेल है? देखिए, टेक्निकल चीज है, टेक्नोलॉजी की चीज है, मानव द्वारा निर्मित की हुई चीज है। मानव द्वारा निर्मित की हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो टेम्पर नहीं हो सकता। और जहां तक अगर 100% नहीं हो सकता, अगर 1% का भी रत्ती भर चांस है उस चीज में, तो सरकार इसके ऊपर। तब इस पर एक सवाल यह भी है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या गारंटी है कि चुनाव पारदर्शी ढंग से होगा, क्योंकि उसके पहले का इतिहास भी है। यह भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन डॉक्टर रमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास आते हैं सर आते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसको लेकर भी। रमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसआईआर पर, हमने बहुत चर्चा की, आप भी इस चर्चा में कई बार शामिल भी हुए और हंगामा हो रहा था, लेकिन अब सदन में इस पर, संसद में इस पर चर्चा हो रही है, लोकसभा में आज चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद कई सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। जो सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, या फिर विपक्ष पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे एसआईआर को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव सुधार प्रक्रिया को लेकर, उसकी आवाज सुनाई दी क्या और उस पर क्या सहमति बनती दिखाई दी क्या आज लोकसभा में चर्चा के दौरान? देखिए, 1980 के दशक से ही चुनाव सुधार की प्रक्रिया पर लगातार बहस चलती थी और ऐसा नहीं है कि भाजपा 4 साल में ही चुनाव सुधार पर बहस चल रही है। कांग्रेस बहस करती है, चुनाव सुधार अपना अंतिम रूप कभी नहीं ले पाया और उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, एक राजनीतिक संकल्प का कमी नहीं है। एसआईआर के बारे में बस एक मैं बात कहूँगा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एसआईआर के प्रति और एसआईआर का जो स्वरूप है, जो विस्तार है, जो उसका महत्व है, जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक लोगों का सहयोग, अधिकारियों का सहयोग, जो उसके कदमी लगे हैं, उनका बहुत अच्छी चीज है एसआईआर। भाई, हम अपने आज की तारीख में देखें, एक मतदाता कई जगह पे मतदाता है। मैं खुद 3 जगह से मतदाता हूँ, मैं खुद। तो ऐसी जगहों पे कम से कम एक मतदाता की प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये सरकार की पहली पहल है। कमी जो रही है वो जागरूकता के स्तर पर कमी रह गई है कि उस स्तर पर लोगों को जागरूक नहीं किया गया। और रही बात चुनाव सुधार की, तो चुनाव सुधार हरदम राजनीतिक एजेंडा बन के और उसी का विभाजन हो गया, ऐसे बड़ी। और भी चुनाव सुधार में यह भी है कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको जो है चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी देखिए आप, हम लोग यही एनालिसिस करते हैं कि इस बार बिहार चुनाव में कितने आपराधिक लोग खड़े हो रहे हैं, इस बार यूपी चुनाव में कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग खड़े हो रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सब चोर सौतेले भाई वाली कहानी है। ये एक पूरा ये, लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे अभी तक तो सड़क पर भी इस पर चर्चा हो रही थी, बाहर भी पार्टनर जो दल हैं, उनके नेता हैं, वो लोग इस सवाल को उठा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ियों की आशंकाएं रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं और इसके बारे में सवाल भी उठाए जा रहे थे। तो अब इसकी जगह पर संसद में आज चर्चा के दौरान मनीष तिवारी ने भी कहा और अखिलेश यादव ने भी कहा कि बैलेट पेपर से एक बार फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? ये बिल्कुल, यह जो प्रक्रिया है ना, हर देश
हमारे इस देश की जो आबादी है ना, उसमें आपको लगता है कि बैलेट प्रक्रिया निष्पक्ष है, निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे? ये है क्या कि जहाँ पे विपक्ष हारता है वहाँ सारा का पूरा सीकरा ईवीएम पे बढ़ जाता है, जहाँ जीत जाता है वहाँ का ईवीएम नहीं हो जाता है। आप इसको इतना देखिए ना, हमने अभी देखा कुछ महोदय लोग दुनिया के अन्य देशों का, विकसित देशों का उदाहरण दे रहे थे। आप उनकी आबादी देखिए ना, आप उनकी आबादी देखिए, उस आबादी में वो सक्सेस हो सकता है। वहां पर और भी जागरूकता है लोगों में, और इस प्रकार की चीजें जो अपने यहाँ है वहां नहीं है। यहाँ पर बैलेट पेपर का और दूसरे प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाएंगी, और संभव ही नहीं है अब कि आप बैलेट से पूरे देश का चुनाव करवा सके। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। अब पहले जब बैलेट पेपर में होता था तो उस समय देश की आबादी 140 करोड़ भी नहीं थी, आशीष जी। लेकिन अब केसी जैन साहब, ईवीएम फेल्योर है, ईवीएम में गड़बड़ियों की आशंका है, पहले भी सवाल उठ रहे थे, संसद में भी आज इसको लेकर सवाल उठाए गए कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है और टेम्पर किया जा रहा है, शायद ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तभी तो है कि चुनाव की प्रक्रिया पर शाम में 6 बजे के बाद इतना वोट कैसे पोल हो जाता है, ये सवाल उठाए जा रहे थे। हरियाणा की बात की गई है, बिहार में राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हरियाणा और बिहार में चुनाव में चोरी की गई है। तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम के आधार पर ही वोटिंग हो रही है। जी देखिए आनंद जी, पहली बात तो यह है कि जो लोग इस चीज को मान रहे हैं कि ईवीएम से जब ईवीएम मशीन के द्वारा जब वोट पोल होता है तो कहीं ना कहीं घोटाला होता है, ईवीएम मशीन को टेम्पर्ड किया जाता है और भी कई कारण गिना रहे। उनको ये चाहिए कि कोई बात ना करके जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें बन रही, दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी इस सवाल को उठाया, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? और हिमाचल में देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अन्य कई राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हैं। इनको ये चाहिए कि भाई जहां पर भी इनकी सरकारें बन जाए वहां पर ये सरकार में इस्तीफा दें और कहें कि भाई इस रिजल्ट को हम नहीं मानते। तब तो शपथ ग्रहण करने पहुंच जाएंगे अगर जीत जाएंगे। अगर ईवीएम को सही नहीं मानते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि अब हम मांग करते हैं कि अब जो चुनाव होगा वो बैलेट से होगा और वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम मानेंगे। क्या किसी भी राज्य में विपक्ष ने ऐसा किया? तो मीठे मीठा गप कड़वा कड़वा थू, यानी कि चुनाव जीत जाए तो वही ईवीएम मशीन बहुत बढ़िया, लेकिन अगर चुनाव हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब। आशीष जी इस पर सबमिशन करते, लेकिन मैं इस पर आपके साथ कह रहा हूं आपसे केसी जैन साहब कि जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें हैं वो इस्तीफा दें, तो ये कांग्रेस की तरफ से भी या विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि 2024 में जिस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ उसमें अगर घुसपैठ थे तो फिर 2024 के आधार पर जो लोग जीते हैं, सरकार जिनकी बनी है वो हट जाएं और फिर से एसआईआर के बाद चुनाव हो। नहीं, देखिए वो तो ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। भाई हम तो नहीं कह रहे हैं, वो तो विपक्ष के लोग आरोप है कि उनके वोटर लिस्ट में नाम एसआईआर के माध्यम से काटे जा रहे हैं। तो देखिए हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जिन भी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, देखिए वोट 100% वोट पोल होता नहीं, अगर उसमें 2% 3% अगर ऐसे वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में जो आज वहां पर नहीं रह रहे, लेकिन वोट कितना पोल होता है? वोट पोल हो रहा है 60%, 65%, 70%। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल सवाल भी इन लोगों ने उठाया है ना। अभी आशीष जी ने टेक्निकल सवाल भी उठाया कि 45 दिन ही क्यों, थोड़ा समय और बढ़ाना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के बारे में उनका आकलन हो कि क्यों किया जाए। और राहुल गांधी ने भी जो मांग की है उसमें उन्होंने भी कहा है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का जो नियम है उसे भी बदलना चाहिए और ईवीएम हमें देखने के लिए दी जाए। ये राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि ईवीएम देखने के लिए दिया जाए। हम तो देखिए उससे आगे की मांग करते हैं कि हर एक नेता को ईवीएम मशीन दे देनी चाहिए और वो अपने हिसाब से वोट डाल करके ईवीएम मशीन सरकार के पास जमा कर दे
और उसके बाद मतगणना होनी चाहिए। ईवीएम मशीन सबको घर ले जाने को मिलेगी जितने प्रत्याशी हैं। नहीं, यही तो ये लोग कहते हैं कि आप उनकी मांगों को आप लोग गंभीरता से नहीं लेते, आप हल्के में आपने कह दिया कि हर कोई किसी को दे दिया जाए। भारत की ईवीएम मशीन तो घर ले जाने के लिए मिलनी चाहिए, और उसके बाद में जिस दिन वोट पड़ रहा हो वो ईवीएम मशीन में पहले से वोट पड़ जाना चाहिए, और ईवीएम मशीन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जमा करने की केवल परमिशन होनी चाहिए बस, कि उस दिन आप ईवीएम मशीन ला के जमा कर दीजिए और उसी की मतगणना हो जाएगी। विपक्ष तो ये चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और जिस बात की ये बात करते हैं ईवीएम मशीन में घोटाला है, हम तो वही बात करें ना कि देखिए हमेशा ये टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं, कह रहे भाई एसआईआर इस समय पे क्यों हो रहा है, और ये इस चीज को स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव लगातार होता है, बल्कि प्रदेश में भी कहीं ना कहीं चुनाव लगातार होता है। हर प्रदेश में कभी उपचुनाव है, कभी राज्यसभा का उपचुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी एमएलसी का चुनाव है, कभी विधान परिषद का चुनाव है, कभी ये जो है अलग अलग, हाँ ठीक है, डीडीसी का है, हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव है, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है, तो तमाम सारे चुनाव हमारे देश में अलग अलग समय पे अलग चुनाव हो रहे हैं। तो ये कब करेंगे भाई? 2003 के बाद से अभी तक नहीं हो पाया। और इसके पहले देखिए अभी आप 2022 में चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में फिर लोकसभा का चुनाव, फिर नगर निकाय का चुनाव, उसके बाद में फिर ग्राम पंचायत का चुनाव। तो उत्तर प्रदेश में तो होना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से ये चीजें हर प्रदेश में लागू होती हैं। लेकिन रही बात, जो बात अभी हमारे साथी आशीष जी कह रहे थे, उन्होंने बात को मोड़ दिया। हम ये कह रहे थे 65 लाख लोगों के जो नाम कटे उनके नाम नहीं जुड़े, जो उन लोगों के नाम जुड़े जो युवा हो गए, यूथ हो गए। आपने एक सवाल किया था जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया, या पिछली बार भी जिन्होंने वोट नहीं डाला है अब नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन लोगों के नाम जुड़े। उन लोगों के नाम भारी संख्या में, कई लाख लोगों के नाम उसमें जुड़े भी हैं, यानी 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ठीक है, तो करीब ठीक है। अभी ये अब चर्चा के बाद क्या सहमति बनती है और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जरा आशीष जी, हाँ, रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अभी आदरणीय रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए इसके पहले भी देखा जाता था कि बंदूक की नोक पे किस तरीके से बैलेट पे चुनाव पड़ता था, और लोगों को बंधक बना लिया जाता था, और लोग पूरी गड्डी ले जाकर के कैसे जाकर के वोट डालते थे जो बैलेट से चुनाव होता। हाँ, वहीं पर मैं आ भी रहा था, और यहीं पर आशीष जी से 140 करोड़ की आबादी, यही सवाल मैं आशीष जी से भी करना चाह रहा हूँ। आशीष जी, अब आप कह रहे हैं कि आप, मनीष तिवारी ने भी आज संसद में लोकसभा में चर्चा के दौरान ये बात कही कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। पहले गिनती तब चलती थी जब 40 करोड़ आबादी थी। ठीक है, 140 करोड़ की आबादी में कितने तक गिनती चलेगी? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। जरा आशीष जी से समझ लेते हैं। और अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। पहला तो ये कि क्या आज के समय में जब हमारी 140 करोड़ की आबादी है, और कई देश, जो दुनिया के दूसरे देशों का हम एग्जाम्पल देते हैं, तो कई देश तो ऐसे हैं जो कि हमारे उनसे बड़ा हमारा एक राज्य है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई 2-3 देश मिलाकर एक प्रदेश हमारे यहाँ है। तो वैसी परिस्थिति में क्या आज के समय में ये संभव है? दूसरा ये कि चुनाव की प्रक्रिया वो लंबी हो जाती है। जब वोटर बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था और जब वोट की काउंटिंग होती थी, तो आपको याद होगा कि 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक काउंटिंग हो रही है, रात दिन, और बाद में तब आकर नतीजा निकलता था। इतना समय कहाँ से? पहली चीज। दूसरी चीज, और लगता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिसको लेकर कि चुनाव में टेम्परिंग की बात हो रही है, तो क्या 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बैलेट पेपर से चुनाव संभव है पिछले अनुभवों को देखते हुए? देखिए आनंद भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या लोकतंत्र में मतदान या वोट की पवित्रता 1% पर निर्भर कर सकती है क्या? क्योंकि जो वीवीपैट मशीन लगाए जाते हैं, तो वीवीपैट मशीन एक बूथ पे 1% का मिलान करता है, सिर्फ 1% का। 99% अंधेरे में है। क्यों? अब जो मुख्य सवाल है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है, मैं आपको बताता हूँ, जो हमेशा चुनाव आयोग भी कहता है ये बात को, कि माइक्रो कंट्रोलर लेवल टेम्परिंग, ये चुनाव आयोग हमेशा क्या कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल, इसके अंदर एक यूनिट लगाया जाता है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूं
कि अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल टेम्परिंग की गई हो तो ठीक है। विश्वास कैसे हाँ, होगा? वो गुंजाइश एक बार है बटन उसकी, दबा- वो गुंजाइश हो सकती है जो आप बात कर रहे हैं और उसको गुंजाइश- लेकर। लेकिन मेरा सवाल ये कि गुंजाइश अगर को इसके बल क्यों मिलता इसके विकल्प के तौर पर हम फिर पुराने ढंग पर जाएं जिसकी मांग की जा रही है बैलेट पेपर से, तो क्या वहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सही ढंग से, सुरक्षित ढंग से चुनाव हो पाएगा, हो जाएगा? जो पिछला अनुभव है उसको देखते हुए आप बताइए। हाँ, मैं उसको देखते हुए बता रहा हूँ। पिछला अनुभव अगर मैं देखूं तो मैं आज के 40 साल 50 साल पहले अगर देखूं तो शहरों में भी बहुत से शहर ऐसे थे जो बिजली से वंचित थे। क्या आज 40-50 साल बाद भी वही स्थिति है? नहीं। आज आप नाके नाके पे, कॉर्नर कॉर्नर पे, आज ब्राजीलियन मॉडल कैसे पकड़ी गई? हमारे पास डेटा आया, हम उसको पर स्टडी किया, तब ने हमें ढूंढ के निकाला ना। आज हर जगह पे सीसीटीवी फुटेज, हर एक जगह पे व्यवस्था। हाँ, केसी जैन साहब ने इसमें भी एक तथ्य छुपा लिया। अब मैं उसको बताता हूं कैसे। वो तथ्य इन्होंने इस प्रकार छुपाया कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग ये क्यों मान रहा है कि हमारे देश की जनता की आबादी अधिक है, इस वजह से चुनाव प्रक्रिया करा पाना मुश्किल है। आबादी से क्या लेना देना? आप जो रोजगार, जो पीएसयू सेक्टर जो हमने बना रखे थे पहले भारत देश में थे, आज जहां जहां पे नौकरियां खाली हो रही हैं, वहां पे आज वापस से आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो? क्यों वहां पे वैकेंसी पड़ी हुई है खाली, स्थान रिक्त क्यों है? क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारियों का उपयोग आपको अच्छे तरीके से पता है, चुनाव की विविध प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से किया जाता है। आज आपके पास मैन पावर की कमी है, आप ये सिद्ध कर रहे हो। एक इतने विशाल देश जिसकी इतनी बड़ी संस्कृति है, आज आप उसके पास अगर कर्मचारी नहीं होंगे काम के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विफलता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की। ये अपनी बात को माने। और अगर बात आती है इस विषय पे कहते हैं, तो मैं आज के दिनों में बताता हूं, आपने कितनी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र देखे होंगे जहां पे प्रत्याशी चुनाव के लिए फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो, उनको पीट पीट के मार मार के भगाया जाता है, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जाता। ये मैं 2025, 2024, 2022 की बात कर रहा हूं। ये प्रक्रिया चल रही है, नहीं चल रही है? तो हमारे मित्र केसी जैन साहब बताएं कि किसके कट्टे पे कट्टा रखे हुए? कट्टे से प्रेम है इनको, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे के वंशज लोग हैं। इन लोगों को कट्टा ही शोभा देगा। आज भारत में नाथूराम गोडसे को भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे धुरंधर लोग उनका नतमस्तक होकर चरण वंदन करते हैं। कहीं भी किसी भी विषय पर चर्चा हो, नाथूराम गोडसे आ जाएंगे, आएंगे, क्योंकि ये दिखता है, ये भी टेक्नोलॉजी है। यह 2025 ये भारत की विकास की प्रक्रियाओं में जो विक्रम हमने हासिल किया है, ये विशालता है। ये बता दे नाथूराम गोडसे गलत आदमी है तो? भारत देश की किसी संवैधानिक व्यवस्था पे उनको भरोसा अरे नहीं। उसको गांधी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा हो गई। किसी के बचाव करने से या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आशीष जी। सच्चाई यही है कि गांधी की हत्या के आरोप में उसे दोषी ठहराया गया और उसको फांसी दी गई। अब उसके बाद फिर हम लोग चर्चा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। आज निशिकांत दुबे ने जो एग्जाम्पल दिया उसमें कहा, पी शिवशंकर मिनिस्टर थे, इंद्रजीत गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में कि 243 विधानसभा 324 उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था और 324 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें 81 विधानसभा सीटों पर बैलेट पर चुनाव हुआ था। उस समय 81 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव थे वो काउंटर माइंड हुए थे और दोबारा चुनाव कराए गए थे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर ये सवाल भी उठते हैं और उस समय भी उठ रहे थे। 80 के दशक में, 90 के दशक में एग्जाम्पल सबके सामने है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में सरकार कहती है कि हम विफल हैं, तो ये सरकार की और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी नाकारापन है। नहीं, मैं इसके जरिए आपसे ये पूछ रहा था कि क्या उस पर आप लोग सहमत होंगे? गारंटी है कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो जाएगा? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मेरा ये सवाल है। रमेश जी चलिए, रमेश जी जरा बताइए आप। अब एक विकल्प के तौर पर फिर पहले वाला बैलेट पेपर के आधार पर क्या आपको लगता है? मैं आपको बता दूं आनंद जी, मैं आता हूं जरा रमेश जी से ले लेते हैं। 10 सेकंड में एक डाटा दे दूं। देखिए, जो
बार काउंसिल का चुनाव अभी इस समय हो रहा है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव, ये बैलेट पेपर से होता है और इसकी गिनती होने में इसमें कुछ लाख वोटर है, केवल अधिवक्ताओं का वोट पड़ता है। इसकी गिनती होने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं बैलेट पेपर से। ठीक है। केवल कुछ लाख वोटर है तब बार काउंसिल का रिजल्ट आने में 3 से 4 महीना लग जाता है, काउंटिंग होने में। बैलेट पेपर चुनाव होता है। ये क्या चाहते हैं? खून खराबा चाहते हैं? ठीक है रमेश जी, अब एक बड़ा आरोप ये लगता है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में सरकार ने कर लिया है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग पर भी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी कब्जे में है और चुनाव चोरी का जो सवाल है कि सीईसी को कंट्रोल में किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सवाल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया और सीधे सरकार पर आरोप लगाया। विपक्ष में चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस, विपक्ष की भाषा ही यही होती है। कल भाजपा बैठेगी तो यही भाषा होगी, आज कांग्रेस होती है तो उसकी भाषा होगी। मेरा एक सवाल ये है कि जो पहला चुनाव हुआ में उसमें बात 16 करोड़ थे, 17 करोड़ मतदाता थे। आज की तिथि में 100 करोड़ से अधिक का मतदाता है। जब तक हम किसी भी टेक्नोलॉजी के व्यवहारिक अध्ययन नहीं करेंगे, भाई हमने चुनाव के लिए, हमने बाकी राजनीतिक बयानबाजी के लिए कोई बात कह दी, अलग बात है, लेकिन व्यवहार शास्त्र को भी तो देखिए। 17 करोड़ की जो मतदाता थे पहले जो है चुनाव, आम चुनाव में, आज वह मतदाता सूची 100 करोड़ पार कर चुकी है। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि मतलब जो बहुत अच्छा, उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हम एक छोटा सा इलेक्शन जब बैलेट पेपर से कराते हैं तो उसका 3 दिन 4 दिन लग जाता है, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं। तो आज टेक्नोलॉजिकल रूप से भी मुझे ये लगता है कि बैलेट पेपर बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया है। हमको ईवीएम को ही हम विपक्ष की मांग को दरकिनार नहीं कर सकते है। तो आप एक ट्रांसपेरेंट आप व्यवस्था बनाइए और जो निर्माण मशीन में जो लोग इंजीनियर अपने हैं उनको बुलाइए, पूछिए भाई कि कैसे क्या व्यवस्था है, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाइए इसको। बिल्कुल, और ये करके दिखाया जाए, सार्वजनिक रूप से दिखाया जाए, टीवी में आम जनता को दिखाया जाए, नेता ही क्यों भाई, आम जनता को दिखाया जाए कि आप कितनी। राहुल गांधी ने आज कहा भी सर कि ईवीएम हमें देखने के लिए दिया जाए, ये उन्होंने मांग भी की। बिल्कुल सही है, वो मांगे सही है, लेकिन एकदम खारिज कर देना और ये बैलेट पेपर को लाना, बैलेट पेपर में क्या गारंटी है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी? कल भाजपा बैलेट पेपर पे सवाल उठाएगी तब तो ये व्यवस्था ऐसी चलती। देखिए इसका मूल कारण मैं बताऊं आपको, जो वास्तव में चुनाव सुधार की जो अन्य मुद्दे हैं ना और महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो इन छोटी छोटी बातों से दब जाती हैं। हाँ, और जो बड़े मुद्दे चुनाव सुधार के हैं जो होने चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, क्रिमिनल आज भी चुनाव लड़ता है क्यों? जेल में बंद आज भी अपराधी जीतता है क्यों? आज भी एक अंगूठा छाप नेता बन जाता शिक्षा मंत्री क्यों? ये देश सवाल पूछ सकता है। यह केवल भारत देश में है। आप विकसित देशों की तुलना करते हैं ना, आप मुझे बताइए विकसित देशों में कौन जो है शिक्षा मंत्री जो है कक्षा 8 पास है, 7 पास है, बताइए मुझे आप। तो इसमें चुनाव सुधार पे इतना देश का खर्चा होता है, आम जनता का पैसा होता है, उस पे कभी विचार किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया ये तमाम सवाल हैं और इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। सवाल उठे हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल रखे गए हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बातों को रखा गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव सुधार पर जो संसद में चर्चा हो रही है उस चर्चा में से एक निष्कर्ष निकलेगा और चुनाव की प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने पर सहमति बनेगी और उसे और आसान बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए केसी जैन साहब आपका, आशीष मिश्रा जी और रमेश मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।